आप मौसम विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। इसके अलावा आनंद आर्य पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर उपासना सिंह पर्यावरणविद हमारे साथ हैं। सबसे पहले तीनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सुरेंद्र नाथ पांडे जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस बदलती बेढंगी चाल को मौसम के? क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी बीच में हम देख रहे थे कि कभी गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड गर्मी का पड़ना, फिर ठंड का बढ़ जाना, AQI में भी काफ़ी हमने देखा है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ मुश्किलें भी हैं तो दूसरी तरफ राहत की भी खबर है। जी देखिए, जब पश्चिमी विक्षोभ जो अभी तक पिछले सालों से हुआ क्या है कि अब पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के लास्ट में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, और जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो उनसे हमारे पहाड़ों पर ये पहली बर्फबारी हुई है, और जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहां पर भी पहली बारिश दर्ज की गई है। अभी पूरे उत्तर भारत में भी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारा पश्चिमी उत्तर भारत है वहां पर काफी जगह बारिश दर्ज की गई है, जो हमारी किसानी के लिए, खेती के लिए, रबी की फसलों के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। और जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां पर जब बारिश होती है तो प्रदूषण 90% कम हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ बर्फबारी होने के बाद जो हवाएं आती हैं, हवाएं भी अब आएंगी पूरे उत्तर भारत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए पूरे गंगा के मैदानी भागों में जो तापमान गिराएंगी। और जब तापमान फिर गिरेंगे और इन हवाओं की स्पीड कम होगी तो फिर प्रदूषण होगा। जैसे ही तापमान गिरता है तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे प्रदूषक, सारी ग्रीन हाउस गैसेज धरातल पर इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये एक अच्छी बात है कि इन हवाओं की स्पीड 10-12 किलोमीटर और कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर तक बनी रहेगी। तो तेज हवाएं चलेंगी तो प्रदूषण से तो राहत मिलेगी, लेकिन गलन वाली सर्दी पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेके उत्तर भारत में होने की पूरी संभावना आगे आने वाले दिनों में है। लेकिन एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फिर जो सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 26 या 27 तारीख को आ जाएगा। और जो 26 जनवरी को हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसकी एक शानदार परेड होती है कर्तव्य पथ पर, उसमें भी अब बाधा पहुंचने की संभावना कम हो गई है। क्योंकि पहले तो कुछ मॉडल दिखा रहे थे कि बूंदाबांदी बारिश होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। तो 26 जनवरी की परेड हमारी बहुत अच्छी तरह मनाई जा सकेगी। बादल थोड़े रह सकते हैं, बूंदाबांदी और बारिश संभावना कम है, लेकिन इसके बाद फिर इसी तरह बर्फबारी होगी पहाड़ों पर। सुरेंद्र जी देखिए, आपने कहा कि फसलों को फायदा है, तो कौन सी फसलों को फायदा होगा? क्योंकि जो आलू की फसल है, सरसों की फसल है, या फिर जो सब्जियां हैं उन पर पाला पड़ने से खतरा जो है वो मंडरा रहा है। किसानों की जो चिंताएं हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, किसान परेशान भी हो रहे हैं। राहत की खबर तो है ही, लेकिन किसानों के लिए ये मुश्किलें बढ़ा देने वाला जो चाल है मौसम की, वो इस वक्त बनी हुई है। देखिए, जिस तरह से बर्फबारी हुई है, देखिए पहाड़ों पर अभी तक बर्फबारी मुदारत थी। 6 अक्टूबर को बर्फबारी हुई थी, तो वहां जो हमारी सेब की फसल होती है और जो भी पहाड़ों की फसलें हैं, तो वो बर्फबारी ना होने से सारी उनकी क्वालिटी गिर रही थी, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा था। और यही हमारे मैदानी भागों की स्थिति थी कि 2.5 महीने से बिल्कुल बारिश दर्ज नहीं की गई थी। तो जहां पे इरिगेशन की सुविधा नहीं होती है, वो एक जो महावट कहते हैं, जो सर्दियों की बारिश होती है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के रीजन में, तो जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो एक बारिश में वो गेहूं की एक फसल कर लेते हैं, उनको प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये स्थितियां नहीं थी। इसके बाद देखिए, जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पर जो चना, मटर और आलू की फसल होती है, इनका तना बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिसकी वजह से इन पे असर पड़ने की संभावना रहती है। होता क्या है, जब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तीनों जगह की हवाएं आपस में मिलती हैं 3 तरह की, तो इसमें बारिश कम होती है, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना बढ़ जाती है। जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो ओलावृष्टि कराती है, उसमें किसानों को नुकसान भी होता है। जो हमारे कम मुलायम तने वाली फसलें होती हैं उनमें नुकसान पहुंचता है। लेकिन बारिश होना बहुत जरूरी था हमारी इकोलॉजी के लिए। हमारी पहाड़ों पर अगर बर्फबारी नहीं होती तो जो हमारी जीवनदायिनी, पतित पावनी गंगा, यमुना ऐसी नदियां हैं
तो इसमें बारिश का पानी कहाँ से आता आगे? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है। बारिश होना भी बहुत ज़रूरी था, बर्फबारी होनी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही थी और हार्ड कपा देने वाली इस ठंड से लोग परेशान थे, चाह रहे थे कि बर्फबारी हो, बारिश भी हो। पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं, हालांकि जो मैदानी इलाकों की जो फसलें हैं उनके लिए तो नुकसान है ही। लेकिन डॉक्टर उपासना, आपका रुख करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है या फिर दूसरे फैक्टर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से इस समय मौसम में बदलाव आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है मौसम के अंदर, तो उससे लोगों को हर समय तैयार रहना पड़ता है मौसम के बदलते मिजाज का। और जिस समय, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ठंड पड़ी और बारिश हो रही है, इससे एक चीज पे हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और वो है लोगों की सेहत पे। क्योंकि इस अकस्मात बदलाव का जो असर है लोगों की सेहत पे बहुत पड़ता है, और बीमारियां और कई तरीके की ठंड और जुकाम से जुड़ी हुई बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौसम का बदलाव है, जब गर्मियां आती है तो बहुत तेज गर्मी अकस्मात पड़ती है, और बरसात आती है तो कहीं पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। तो ये मौसम इस समय बदल रहा है और इसका मिजाज अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ठंड और बारिश और बर्फबारी तीनों जब एक साथ बढ़ रही हैं तो किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है और आम जनता की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बीमारियां भी अपने साथ ऐसा मौसम लेके आता है। तो हमारा जो मौसम विभाग है उसके लिए थोड़ी परेशानी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ गई है। और कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि का भी इस समय संभावना बनी हुई है। और 23 तारीख को हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे का फुल यूनिफॉर्म एक वो हुआ था, प्रैक्टिस होता है 23 जनवरी को। तो उस दिन तो इतना मौसम खराब था, मैं दिल्ली में ही थी, इतना मौसम खराब था कि अंधेरा हो गया था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बारिश हो रही थी, ठंड बहुत पड़ी हुई थी। तो जैसा कि अभी हमारे गेस्ट ने बताया कि 26 जनवरी को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि 26 जनवरी पे खास तौर पे ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है। तो अब ईश्वर के हाथ में है कि इस बार की 26 जनवरी पे कैसा मौसम रहेगा। लेकिन हाँ, परेशानी का तो सबब है ये कि ठंड और बारिश और जिसे कहते हैं बदलता हुआ मौसम लोगों बिल्कुल की आपने समझ कहा में कि नहीं आ रहा है। परेशानी का सबब है, और ऐसे में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए खतरा कितना ज्यादा है, और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो कौन? बच्चे, बुजुर्ग? बच्चे होते हैं। और देखिए, इस टाइम पे गैंग्रीन की जो समस्या होती है उसकी भी बढ़ने की संभावना बहुत रहती है। मेरी डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मौसम में क्या होता है कि गैंग्रीन, इस तरीके की जो बीमारियां होती है वो ज्यादा पनपती हैं। और ठंड की वजह से जो अस्थमेटिक लोग होते हैं, अस्थमा की भी बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं लोगों में। और इसके अलावा बुखार और सर्दी जुकाम तो है ही है। तो ये जो बीमारियां हैं इनसे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा बाहर ना निकले, और बारिश में तो भीगने से बिल्कुल बचना चाहिए। और ये जो कोहरा है, ये रेस्पिरेटरी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए भी बड़ा खतरनाक होता है, सांस से जो जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उन पे भी बहुत ज्यादा असर करता है। तो उससे भी थोड़ा सा लोगों को इस समय बचना चाहिए। और बदलते मौसम में तो आप जानती हैं कि बहुत तरीके की बीमारियां पनपती हैं, और ये जो आते जाते मौसम होते हैं इस समय तो बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की कोशिश बिल्कुल उपासना जी, और जब ज्यादातर जो मौसम बुजुर्ग करवट हैं लेता है, उनको, मौसम का और जब जो बच्चे मिजाज हैं, बदलता है, तो मौसम के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, यानी कि ये दोनों बहुत जरूरी भी हैं, इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और आनंद आर्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जब हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश और हवाओं से जो AQI है उसमें सुधार देखने को मिला है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रदूषण कंट्रोल हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, इस समय तो यह कहना बिल्कुल ठीक है कि प्रदूषण कंट्रोल जो है, प्रदूषण के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल सरकार का नहीं है, क्योंकि न आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना दिल्ली के आसपास, दिल्ली की और आसपास की सरकारें कुछ कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो बनाया है उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई है, उसने अपना काम किया है और काम नहीं किया, अब इससे ज़्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और अब आई थिंक जो हमारी प्रदूषण कंट्रोल की प्रणाली है उसके अंदर सबसे पहले तो
दो देवताओं की पूजा का शायद प्रावधान होना चाहिए कि पवन देवता और आपके इंद्र देवता, इन दोनों की होनी चाहिए कि क्योंकि इन्हीं की वजह से जब भी प्रदूषण में सुधार होता है, AQI में सुधार होता है, तो वो इन्हीं की वजह से होता है। बिल्कुल पर मैं ये आनंद जी, नहीं और कहूँगा देखिए कि ऐसा सरकार, हो हमने नहीं। हमने देखा कि सरकार महीनों पहले, दिनों पहले जो है वो लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके प्लान बना रही है, और उसके बावजूद भी जो प्रदूषण है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और एक दिन में ही कृपा बरसती है इंद्र भगवान की और बारिश होती है और उसके बाद में सब कुछ साफ हो जाता है। नहीं, देखिए इसमें मैं ये कहूँगा प्लान कि क्या करना है, प्रदूषण के कारण कितने हैं, किस कारण से कितनी क्वांटिटी में प्रदूषण हो रहा है और उनका निदान क्या है, यह सब हमने ब्लैक एंड वाइट के अंदर लिखा हुआ है जी। ऊपर। सवाल ये है कि सरकारों की या तो इच्छा शक्ति नहीं है या करने की शक्ति नहीं है। अब ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, जिसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है और शायद दुनिया की सबसे क्या काबिल और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मानी जाती है ये, अब वहाँ काम नहीं हो रहा, तो उसके कारण क्या हैं? अब ये सब कुछ लिख के दे दिया गया है, पर जब तक कि इसमें जो मेरे हिसाब से, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी अपना PIL भी डाला है, उनको ओपन लेटर्स भी लिखी हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिखी हैं, सारे मिनिस्टर्स को भेजी हैं, चीफ मिनिस्टर्स को भेजी हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक कि आप कोई भी प्लान बनाएं, कितनी ही भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, पर उसको इम्प्लीमेंट करें, ज़मीन पर उतारें। और अगर आप उसको ज़मीन पर नहीं उतार सकते तो आपका जो हाल है वो वैसा ही रहेगा जैसा कि हमें पिछले 12-13 साल से देखने को मिल रहा है दिल्ली में। और इसके किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पकड़ लें, अभी देखिए जैसे CAQM ने दोबारा तो आप कहाँ कमी देखते हैं अगर किया जा सकता है, पोल्यूशन को कंट्रोल में लिया जा सकता है, तो आप कहाँ कमी देख रहे हैं? क्योंकि सरकारों से जब सवाल किया जाता है तो हम देखते हैं कि वो पुरानी सरकारों पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि हमें तो ये विरासत में मिल रहा है, फलाने सरकार में हुआ, ढिकाने सरकार में ये हो रहा है, और पहले भी पोल्यूशन इसी तरीके से था, और हम कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, प्रयास हमारे लगातार जारी हैं, लेकिन नतीजा ये होता है, हालांकि जो जनता है, जो लोग हैं, वो टकटकी लगाकर आसमान की तरफ ही देखते हैं कि इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, भगवान आप ही कृपा बरसा दीजिए। नहीं, देखिए मैं ये नहीं मानता कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्यों नहीं हो रही है पिछले 10 साल की बात छोड़ दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आज भी जब CAQM ने अपना नया एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, उसमें भी उन्होंने ये तो कह दिया है कि ये हमारे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, पर हम ये अचीव कब करेंगे इसकी तारीख नहीं बताई कि ये 2027 में होगा, 2028 में होगा या 2030 में होगा। क्योंकि देखिए जब तक एक आप टारगेट डेट नहीं फिक्स करते तब तक वो काम उस तारीख तक नहीं होगा। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई भी काम करने के लिए किसी न किसी आदमी की, किसी न किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, जिसको मैं अकाउंटेबिलिटी बोलता हूँ एज ए मैनेजर। और जब तक कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और फिर उसका रिव्यू नहीं होगा, और रिव्यू होने के बाद उसको जब तक सज़ा या इनाम नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई काम नहीं होगा। और यही पिछले 10-12 साल से देखते आ रहे हैं। पर एक आशा की किरण है कि अब सुप्रीम कोर्ट हर 2 हफ्ते के अंदर इस केस को रिव्यू करेगी, और अगर यही अब इसी वजह से, अगर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर करने से और थोड़ा डंडा चलाने से, 1-2 लोगों को पनिशमेंट देने से अगर एक मॉडल तैयार हो जाता है दिल्ली और दिल्ली NCR का, तो फिर यही मॉडल हम सारे देश के अंदर लगा सकते हैं। तो ये हो सकता है, पर करने वाला कोई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, सीधी सीधी बात है, आप मेरे को बताइए, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, प्लान बनाती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? सभी के सभी प्लान जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम जो वो लगातार बदल रहा है,
और क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज का एक साइन है? अनप्रिडिक्टेबल इस वक्त जो वेदर है वो बना हुआ है। देखिए, आपको पहले साइंटिस्ट, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ये जागरूक कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, ये समस्या ऐसी हैं जिन पे सरकारें बजट दे सकती हैं, लेकिन काम इंडिविजुअल रूप से हमें सभी करना है। हमें एक घर में कल्चर बनाना होगा, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटीज में, कि हमें पॉलीथीन नहीं जलाना है, हमें टायर नहीं जलाना है। ये हो क्या रहा है कि हम, सरकार, वन विभाग हमारे दरवाजे पेड़ लगा जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार आए, उसमें पानी डाले और सरकार आके उसकी ट्री गार्ड लगाए, तो ये नहीं हो सकता है। सरकार पेड़ लगा जाएगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, हमें उसके पानी डालने की जिम्मेदारी लेनी होगी, तब हम इस समस्या से, और जो हमारी क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ऐसी नहीं कि भारत, पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है। और जिस तरह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, आप देखिए 2.5 महीने तक बारिश नहीं हुई, अब बारिश और बर्फबारी इतनी हो रही है कि जो फसलों को नुकसान करेगी। और जब बारिश होती है कि तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट आ जाती है। ये गिरावट ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती है। तो ये स्थितियां आगे आने वाली। अब देखिए, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा, फिर बर्फबारी होगी। तो हमें क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन से निपटने के लिए रूप से हम काम करें, हम सरकारों पर दोषारोपण करना बंद कर दें, तब हम इस निजात पा सकेंगे। देखिए, आगे बर्फबारी नहीं हुई थी, तो बर्फबारी अगर नहीं होती तो बड़ी जो नदियां हमारी हैं उनमें अगर ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो पानी कहां से आएगा। और आप देखिए, जो गंगा यमुना ऐसी पतित पावनी नदियां हैं, इनके किनारे पर करोड़ों की जनसंख्या रहती है, जिनको पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलती है। पानी नहीं रहेगा, बर्फबारी नहीं होगी। अब की सीजन में पहली बार बर्फबारी ऐसी हुई है, अभी तक हमारे पूरे पहाड़ काले दिख रहे थे, पूरा पश्चिमी हिमालय हमारा काला दिख रहा था। ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। तो फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर बर्फबारी होगी और बारिश भी होगी। तो बारिश जब होती है तो देखिए, प्रदूषण 90% साफ होता है। लेकिन हमें ये चीज थोड़ी जागरूक होना चाहिए। जो बेचारे हमारे गरीब तबके के लोग होते हैं, वो टायर मिल गया, टायर जला लिया, सर्दी हो रही है, तो उनको हमें थोड़ा जागरूक करना चाहिए, पॉलीथीन नहीं जलाना चाहिए। और देखिए, लेकिन सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौसम जो जिस तरीके से करवट ले रहा है, वो समय पर न लेकर बेढंगी जो चाल है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। अपनी चाल में जो वेदर है, जो मौसम है, वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर उपासना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उपासना जी, जो मैम, मौसम 1 महीने आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये नवंबर में आते थे, वो दिसंबर में आते हैं सशक्त, और नवंबर में कोई सशक्त AWD नहीं आया। तो बात यह है कि ये सर्दियां आगे खिसक रही हैं, मौसम आगे खिसक रहे हैं। और जो हमारे बीच में छोटे मौसम होते थे, सर्दी के बाद गर्मी आती थी, तो बीच में बसंत आता था, बीच में हमारे और छोटे मौसम आते थे जो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए टाइम देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब सर्दी के बाद तुरंत गर्मी आ गई, गर्मी खत्म हुई, तुरंत सर्दी आ गई, और एक दिन में टेम्परेचर में 10 से 12 डिग्री का उतार चढ़ाव हो जाता है। ये नुकसान चीजें हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बेढंगी चाल से परेशान तो सभी हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, फसलों के लिए भी खतरा है, और जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित हो रहा है। आपने जैसे कि कहा कि जो सीजन है, जो गर्मी है या फिर सर्दी है, वो 1 महीने आगे खिसक रही है। डॉक्टर उपासना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हम खुद के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए तुरंत क्या कर सकते हैं? क्योंकि सरकार तो प्लान बना रही है, वो सरकार भी कर रही है, जनता अपना कैसे इसमें योगदान दे सकती है, जनता की भागीदारी इसमें कितनी ज्यादा जरूरी है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि जनता की जानकारी के लिए उसमें बढ़ावा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता को फैलाना बहुत जरूरी है, जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, और वो हम लोग अपने स्तर पे कर भी रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये जो पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां हैं, उनको कम से कम चलाना है, और बाकी जो जिसे कहते हैं कि पेड़ ना काटें, और ज्यादा कंक्रीट का जंगल जो बन रहा है आजकल हर जगह पर, जो बड़े बड़े मेट्रोज हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, छोटे छोटे शहरों में भी आजकल फ्लैट की जो एक
चलने लगी है, मतलब फ्लैट का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऊंची ऊंची बड़ी 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 बिल्डिंगें हैं, पेड़ और हरियाली बहुत कम होती जा रही है, पानी का जो हमारा पोल्यूशन है वो कितना बढ़ता जा रहा है, नदियां पोल्यूट होती जा रही हैं, पानी सूखने लग गया है नदियों में। तो ये सब चीजें जो जानकारियां हैं, ये सरकार को, जनता को अवेयर कराना बहुत जरूरी है, और जनता से यही अपेक्षा रखनी पड़ेगी कि वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें अपना हिस्सा ले और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी धरोहर देके जाएं। क्योंकि जिस तरीके से आजकल हर जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और उस पॉल्यूशन की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में उसका एक इजाफा होता चला जा रहा है। बाकी तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो तो जनता के हाथ में नहीं है, जैसे कि वॉर चल रही है आजकल हर जगह पर, लड़ाई, और उसका भी असर पर्यावरण पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जो वेपन्स छोड़े जाते हैं, उनका वेपन्स का जो असर है वो एक देश में थोड़ी रहता है, वो तो पर्यावरण में एक बार चला गया तो यहाँ से वहां कहीं भी जाएगा। तो वो सारी चीजें चल रही हैं, और हमें बीमारियों के लिए तैयार रहना है, वो हमें जनता को जागरूक कराना है। और पर्यावरण तो अब बदलने ही लगा है। देखिए, आप देखिए, जब बारिश का मौसम होता है बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, और जब सर्दी का मौसम होता है, सर्दी तो जैसा भी उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि बहुत कम पड़ने लगी है। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले जब हमारे मौसम बदले जाते थे तो एक बफर पीरियड होता था, जैसे सावन है, फिर भादो है, फिर आषाढ़, जिस तरीके से महीनों के बीच में हम लोगों को हर महीने के हिसाब से खाने पीने की भी हमारी माइथोलॉजी में एक पद्धति है, रवायत है कि इस मौसम में ये नहीं खाना है, इस मौसम में ये नहीं करना है। अब तो वो मौसम ही खत्म हो गए हैं, अब सीधे सर्दी और गर्मी आ रही है लगातार। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी कल्चर भी चेंज हो रही है, हमारी जो तौर तरीके हैं जीवन जीने के वो भी खत्म हो रहे हैं। पहले बिल्कुल। हमारे हर महीने से जुड़े हुए कुछ ना कुछ त्योहार होते थे, और उन त्योहारों का पालन जो हम करते थे वो डिसिप्लिन करने के लिए होता था शरीर को, खासतौर पे हिंदू पहले धर्म मौसमी में। प्रक्रिया तो दूसरी अब वो थी, भी खत्म हो रहा है, अब क्योंकि अब दूसरी सीधे हो ही गई है। गर्मी आ रही है, क्लाइमेट सीधे ही चेंज का सर्दी आ रही साफ है। असर जो है वो इस वक्त डॉक्टर उपासना देखने को मिल रहा है। जी, पहले मौसमी जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था वो अलग था, लेकिन अब ये बदलता जा रहा है। कुल मिलाकर यही हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे तरीके से क्लाइमेट चेंज का असर है। आप सहमत हैं? बिल्कुल 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 वही हो गया है, और उसी की वजह से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। लोगों का जो एक इम्यून सिस्टम है वो भी कम हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बोला कि एकदम से सर्दी और गर्मी का जो फ्लक्चुएशन है उसके लिए हमारा शरीर तैयार ही नहीं होता है, वो धीरे धीरे हम लोग उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सुबह सर्दी हो रही है, शाम को गर्मी हो रही है, तो वो जो एक असर है उससे क्या है कि हमारे जीवन शैली पे भी बहुत असर पड़ रहा है। सर्दियां कम हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा होती जा रही है, और जब गर्मियां ज्यादा आती हैं पानी की कमी शुरू हो जाती है। और सर्दियों में जो इस समय का मौसम है, इस समय में अगर आप देखेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे तो हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे कि मरीज इस समय में, बीपी के बहुत मरीज आपको मिलेंगे, क्योंकि बॉडी ही हमारी तैयार नहीं है उसके लिए। बिल्कुल, तो बॉडी ग्लोबल हमारी बिल्कुल वार्मिंग का, तैयार नहीं है, और हम क्लाइमेट देख चेंज रहे हैं का कि तो स्वास्थ्य का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। बीमारियां हर किसी को हो रही है, और कोई भी 100 में से एक आधी शख्स ऐसा होगा जो पूरे तरीके से फिट होगा। आनंद आर्य जी, आप सहमत हैं इस बात से? जिस तरीके से मौसम की जो प्रक्रिया है वो बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग इसे अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन ये कितना बड़ा संकेत है प्रकृति का? देखिए, जहाँ तक आप ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, मेरे हिसाब से जलवायु परिवर्तन नहीं है, ये जलवायु का जो हमारा पूरी प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है। और उसके 3 खास कारण हैं। नंबर 1, आप जिस तरह से सारी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जा रहा है, इंडस्ट्री के आफ्टर इंडस्ट्री आती चली जा रही है। दूसरा है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसलिए जो हमारा एरिया है, जो सिटीज़ हैं, वो इतनी एक्सपेंड होती जा रही हैं कि जो आपका ग्रीन कवर था वो ख़त्म होता जा रहा है। और तीसरा ये है कि इसी से रिलेटेड आपका ये है कि हमारे पेड़ कटते चले जा रहे हैं, ग्रीन एरियाज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सरकार को इसमें जो है, पब्लिक का तो रोल जो है वो तो बहुत थोड़ा है,
पर सबसे बड़े जो सरकार के काम है कि भाई जिस समय आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को परमिशन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से उतना ग्रीन कवर बढ़ना चाहिए। और जब तक कि हम अपने पहाड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वनों की सुरक्षा नहीं करेंगे, और जब तक हम अपनी जो वेटलैंड्स हैं उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा कारण जो एक तरह से अगर हमें तापमान को कंट्रोल करना है या हमें अपनी जलवायु को कंट्रोल करना है तो उसके अंदर हमारे लिए मेरे हिसाब से पेड़ों के बाद या पेड़ों के साथ ही उतना ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी जो आर्द्र भूमियाँ हैं। हमारा देश बहुत ही, मैं कहूँगा कि हमको बहुत कुछ नेचर ने दिया है, हमें खुश होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कोई हमारे देश का ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पे नदी ना हो, जहाँ पे तालाब ना हो, जहाँ पे वेटलैंड्स ना हो। अब जैसे वेटलैंड्स के ऊपर ही अगर मैं आपको कहूँ, 7.5 लाख से ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। अब उनका जो प्रोटेक्शन है, जो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जिसकी वजह से जो बिल्डर वहाँ पे एनक्रोचमेंट करके उनको कन्वर्ट करते हैं, आप हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में देखते होंगे कि ये आज बेंगलोर के अंदर ये वाली लेक ख़त्म हो गई, आज मुंबई में ये ख़त्म हो गई, आज दिल्ली के अंदर ये हो रहा है, आज जयपुर में ये हो गया। तो इसके लिए जो सरकार के नियम हैं, और मैं फिर वही कहूँगा, दूसरी बात मैं एम्फसाइज करूँगा इस चीज़ को कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और वो बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर हम अपनी वेटलैंड्स को बचा सकते हैं, अपनी नदियों को बचा सकते हैं, और अगर हम अपने पहाड़ों को बचा सकते हैं, तो इससे बड़ी अगर ये हमने नहीं किया तो आप ये गारंटी समझिए कि गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, और आपकी जो 2-3 जैसा डॉक्टर उपासना कह रही थी कि जो पहले 6 सीजन होते थे, अब तो शायद 2 या 3 ही रह गए हैं, या तो गर्मी है या ठंड है या बरसात है। अभी भी हम देख रहे हैं कि और रात में जो है हर इवेंट आपका ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और कोहरा भी देखने को मिलता है, सुबह तक भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ता है आगे, सूरज जैसे जैसे बढ़ता है आगे, लेकिन उसके बाद से स्थिति ये हो जाती है कि अचानक से कड़ाके की धूप, खिली खिली धूप हमें देखने को मिलती है, और उससे जो गर्मी है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो हमारी हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, उस पर सीधा असर पड़ रहा है। हमारा शरीर समझ ही नहीं पाता है कि कब वो ठंड के लिए प्रिपेयर है और कब गर्मी के लिए प्रिपेयर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई इसका, इन सब चीज़ों का अगर एकदम से गर्मी बढ़ गई और एकदम से ठंड पड़ गई तो उसका हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, खासकर बुज़ुर्ग लोगों पे और ख़ासकर बच्चों के ऊपर उनका नहीं होगा। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि सुबह कोहरा है, मेरे हिसाब से अब पता नहीं कितने साल हो गए मुझे कोहरे को देखे हुए। अब कोहरा नहीं है, अब वो स्मॉग है, फॉग नहीं है, स्मॉग है। स्मॉग है, उसके अंदर प्रदूषण ही प्रदूषण है। पता नहीं कितना टाइम हो गया कि जब मैंने आराम से फॉग के अंदर या कोहरे के अंदर वॉक किया हो और उसको एंजॉय किया हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसके लिए सिर्फ हमारे इंडिया के लेवल पे नहीं है, ये सारी की सारी दुनिया की वजह से दुनिया के ऊपर ये काम होना है। क्योंकि देखिए, आपका जो समुद्र है वो तो दुनिया का जो 70-80% आपका जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर समुद्र है। उसका टेम्परेचर ही अगर आपका 1.5 डिग्री बढ़ रहा है या हर 10 मिनट के अंदर आधा 1 डिग्री बढ़ता चला जा रहा है, तो आप समझिए ना कि फिर उसका असर कितना होगा। और उनको कंट्रोल, इसी तरह के इसको कंट्रोल करने की, हर चीज़ को कंट्रोल करने के एक तो आपके पेड़ हैं, बिल्कुल, वन है, इनकी सुरक्षा, इनको बनाना, इनको ना नष्ट होने देना, यही हमारे काम है। इसके अंदर जितना पब्लिक सहयोग दे सकती है वो पब्लिक दे। और आनंद आर्य जी, न सिर्फ इसके लिए सरकार, इंडस्ट्री, आम जनता, ये तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत बड़ी बात बोली अभी इस बीच आनंद आर्य जी ने कि
अगर हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं ना, तो ये क्लाइमेट चेंज जो शब्द है, जो जलवायु परिवर्तन प्रणाली है, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अगर ये पूरे तरीके से ध्वस्त होने की स्थिति में है, कंडीशन में है, तब तो ये प्रकृति का बहुत बड़ा संकेत है और हमें सबक अभी से ले लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से कोहरा पड़ता था या पड़ना चाहिए, वैसा कोहरा नहीं पड़ रहा है। बहुत समय हो गए हैं वॉक किए हुए कोहरे में, अब तो सीधे जो स्मॉग की जो चादर है वो हमें वातावरण में छाई नजर आती है। देखिए, मैंने बड़े शहरों का देखा कि जो हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, जिनको हम अब हीट आइलैंड कहते हैं। तो जो मैडम कह रही थी ना कि 12-1 बजे टेम्परेचर बढ़ जाते, होता क्या है कि पत्थर जो होता है, जो कंक्रीट होती है, इसका एक गुण होता है कि बहुत जल्दी ठंडक अपने में इग्नोर करता है और बहुत जल्दी गर्मी। तो जो तापमान हमारे यहाँ एनसीआर ऐसे शहरों में 1 बजे तापमान 40 के ऊपर होते थे, अब वो 11 बजे हो जाते हैं। तो ये स्थितियां पूरे हमारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या बड़े बड़े शहर, सब जगह ये समस्याएं आ रही हैं। तो इनका कारण यही है कि जैसी धूप निकलती है और 11:30 बजता है, तापमान बढ़ जाते हैं। तो हम जो कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, फुटपाथ पक्के कर दिए हैं और पेड़ पौधे बिल्कुल काट दिए हैं, हम जब तक ग्रीन बेल्ट नहीं बनाएंगे, हम अगर पक्के मकान बनाते रहेंगे, कंक्रीट के जंगल बनाते रहेंगे, और वही हमने पहाड़ों पर किया है। पहाड़ों में जो नदियों का रास्ता था हमने रोक दिया, हमने वहां होटल बना दिए, हमने धर्मशालाएं बना दी। तो ये सारी जितनी चीजें हम एक विकास के नाम पे कर रहे हैं, और आप देखिए बर्फबारी शुरू हुई कि शिमला में लाखों संख्या में व्हीकल्स पहुंच गए और रास्ते में सब फंसे पड़े हैं। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से विकराल है। हमने पहाड़ों को पर्यटक स्थल बना दिया, वहां पे लोग जाते हैं, कितनी पॉलीथीन फेंकते हैं, कितनी प्लास्टिक की बोतलें फेंकते हैं। तो हम अगर खुद जागरूक नहीं होंगे तो ये स्थितियां आगे विकराल होने वाली हैं। और ये जो आगे आने वाला समय है ना, कि जैसे विज्ञानी कह रहे हैं कि 2050 में सारे समुद्र किनारे बसे हुए शहर डूब जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से अभी पैनिक लगता है, लेकिन ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में बनेंगी। खाद्यान्न समस्या आएगी, स्वास्थ्य की समस्या आएगी और विस्थापन की समस्या आएगी। आप देखिए जोशीमठ में क्या हुआ, हमने जोशीमठ में 5,000 लोग बसने की जगह थी, वहां 50,000 लोग बसा दिए, पूरा जोशीमठ हमारा दरक गया। तो यही स्थिति पहाड़ों की है और यही स्थितियां मैदानों की हैं। हमने बड़े शहरों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है, 50-50 मंजिल की इमारतें बना दी हैं, जिनकी वजह से वहां जल्दी तापमान बढ़ते हैं और जल्दी रात में ठंडक हो जाती है। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं, ये हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं, और सुरेंद्र नाथ जी, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, उसको देखते हुए लोगों की जो मुश्किलें हैं वो अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली। आपने बड़ी बात कही, 2050 की जो बात आपने एक संकेत दिया कि 2050 तक स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। प्रकृति की ये सुंदरता है, ये खूबसूरती है कि प्रकृति राहत जरूर दे रही है, लेकिन इसी के साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि जो सीजन जो हैं खत्म हो रहे हैं। पहले 6 सीजन हुआ करते थे, अब शायद 3 या 2 ही बचे हुए हैं। या तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है या सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ऐसे में जो चेतावनी है जो प्रकृति के द्वारा दी जा रही है, शायद ही इंसान उसको समझे डॉक्टर उपासना, और कुछ करे समय रहते, वरना ये प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है। देखिए, इसके लिए हमें कल्चर जबर, हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी और यूनिवर्सिटी तक ले जानी होगी कि हमें अपने प्लेनेट को बचाना है। बात ये है। जी मैम। डॉक्टर उपासना, हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति के प्रति सचेत होना पड़ेगा। और हमारा जो एक कल्चर है, जो हमारा एक संस्कार है, उसमें प्रकृति को सबसे ऊपर माना गया है। आप भी जानती हैं कि कहा जाता है कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और अंत में जाके उन्हीं 5 तत्वों में विलीन होता है। अब जिस तरीके का माहौल हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 तत्व हमारे लिए अब दूर की कौड़ी हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो हम लोग अपना लकड़ियों को, अपना पेड़ों को, अपने पत्तों को संजो के रखते थे, अब वो हमारे बीच है ही नहीं। जैसा अभी इन्होंने बताया, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, 100-100 मंजिला इमारतें बन रही हैं। अब ऐसी जगहों पर जाके
आपको ना तो साफ हवा मिलती है, ना आपको धूप मिलती है, धूप भी नहीं आती नीचे तक। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके जब रहते हैं तो आप देखिए आपको धूप भी नसीब नहीं होती, रोशनी नसीब नहीं होती है। तो अब सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो नए शहर बनाए जा रहे हैं, नई कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उनको किस तरीके से प्रकृति के प्रति एक निष्ठा को रखते हुए उसको डिजाइन किया जाए, क्योंकि उसमें हमें पेड़ों के लिए भी जगह छोड़नी है, हमें नदियों के लिए जगह छोड़नी है, हमें पार्क और हरी घास के लिए जगह छोड़नी है। चिड़िया हमारे यहाँ खत्म होती जा रही हैं, हमारे यहाँ जो बहुत सारे जो जीव हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं है। और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी इसका एक वजह है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया जोशीमठ में 5,000 लोगों को बसाने की जगह थी, 50,000 लोग बस गए। तो पॉपुलेशन, जनसंख्या भी इसकी एक बड़ी वजह बनती चली जा रही है, क्योंकि जमीन उतनी ही है और रहने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो अब रहने वाले ज्यादा हो गए हैं तो क्या करेंगे, फिर वही है कि जंगल काटेंगे या नदियों के ऊपर, जैसा अभी उन्होंने बताया कि बहुत सारे छोटे तालाब हुआ करते थे और छोटी छोटी नदियां होती थी। अब देखिए बिल्डर्स वगैरह सब उसको पाट पाट के उसके ऊपर ही बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। तो अब तालाब भी दिखने को नहीं मिलते हैं। पहले तालाब से जुड़ी हुई बहुत सारे फूल और सब्जियां आमतौर पे छोटे कस्बों में मिल जाया करते थे, लेकिन अब वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो इसका ना बहुआयामी असर है, एक ही असर नहीं है, इसका बहुआयामी असर है। हम अपनी संस्कृति भी खोते जा रहे हैं, हम अपनी जीवन शैली बदलते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इस पे पार नहीं पा सकते, हम बिल्कुल पार पा सकते हैं, लेकिन एक एक घर में 6-6 गाड़ियां होती हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में देखिए जहां पर रहने वाले 2 हैं लेकिन कार 4 खड़ी हुई है। तो उस पर हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें, या तो उस पर टैक्स लगाएं, सेकंड कार खरीदने पे ज्यादा टैक्स लगाएं। और इसके लिए बहुत तो शायद हो सकता है रूल बनाने की जरूरत है, हमारी नियम बनाने की जरूरत है, जिसका तरीके से पालन किया जाए, क्योंकि जो प्रकृति अब खुद को साबित करती है, जब अपना रूप दिखाती है, तो सभी सिस्टम जो हैं वो बेबस हो जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ज़मीन उतनी ही है, लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। सरकार ने अभी इसको लेकर कोई भी प्रावधान हो, प्लानिंग हो, वो अभी से तैयार नहीं किए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जिस तरीके से अभी राजनीति का जो स्तर है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार भी अभी चुप बैठी हुई है और आम जनता जो है वो तो लापरवाह है ही। देखिए आम जनता लापरवाह उतनी नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि जो अरावली पहाड़ों के पीछे इतना बवाल हुआ और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, तो जनता उतनी भी मतलब जागरूक, आप ये कहें कि नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता की वजह से ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। नहीं तो अरावली हिल्स के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के और जो सारे फैसले आए, आपने देखा कि इस तरीके से उसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया। तो जनता जानती है, लेकिन जनता कभी कभी, लेकिन डॉक्टर उपासना जी, पर्यावरण को बचाने के लिए 10 में से अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो नाकाफी ही होंगे ना, कि पर्यावरण को बचाने के लिए 10 में से लगभग 6 से 7 लोगों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे ने ये बात रखी कि प्लास्टिक को जलाया जा रहा है, कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं और लगातार गंदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी लापरवाह। इसीलिए मैंने कहा आम जनता लापरवाह है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जागरूक लोग भी हैं। और जब जागरूकता को लेके आंदोलन का रूप लेता है कोई चीज, तो सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं जनता के हित को देखते हुए, ये मेरा कहना है। तो लेकिन वो आंदोलन कैसे खड़ा हो, वही सबसे बड़ी बात है। आंदोलित करने के लिए हमें और ज्यादा लोग चाहिए, और ज्यादा जागरूक लोग चाहिए, और हिम्मत वाले लोग चाहिए, जो कि उसके लिए अगर कोई कीमत देनी पड़े तो उसके लिए तैयार है। क्योंकि लोग डर जल्दी जाते हैं कि भाई सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे, या बड़ा बिल्डर है उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके खिलाफ हम कैसे खड़े होंगे। तो जब इस तरीके के डर होते हैं तो फिर उसका नुकसान हम सबको मतलब भुगतना पड़ता है पर्यावरण के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। आर्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
आनंद आर्य जी, देखिए जिस तरीके से बड़ी बात कही है डॉक्टर उपासना ने कि जो आम जनता है वो तो कहीं ना कहीं जागरूक भी है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन सरकार जो है उसके कुछ खास इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। सरकार की भागीदारी इसमें कितनी जरूरी है और वो नियम भी कितने ज्यादा जरूरी हैं स्ट्रिक्ट तौर पर जो पर्यावरण को बचाए रखें। देखिए, सबसे पहले तो जनता के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, पुराण हैं, पुरानी इस तरह के स्क्रिप्चर्स जितने हैं, उनके अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे नियम वगैरह दिए गए हैं। जैसे तालाब की पूजा है, नदी की पूजा है, पेड़ों की पूजा है, मतलब इतने सारे उसके अंदर हमारे जो, अगर हम सिर्फ वो स्क्रिप्चर्स में भी जाएं तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। पर अब एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा स्लाइटली डिफरेंट है दोनों डॉक्टर उपासना से और डॉक्टर पांडे से, वो ये है कि आज की डेट में जो आज से 500 साल पहले या जो 300 साल पहले या 100 साल पहले हमारी जीवन शैली और प्रणाली थी, वो आज उतनी नहीं है, वो नहीं है। तो उसके अंदर जो भी हमारी देश की पॉलिसीज़ हैं, वो सारी पॉलिसीज़ को रीवर्क करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आज हम ये कहें कि भाई मकान नहीं बने तो पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, और पॉपुलेशन तो बढ़ती ही चली जाएगी, ये एक हमारा प्रकृति का नियम है। तो वो बढ़ेगी तो आपके लिए शहर का एक्सपेंशन होगा, आपके लिए बनाने पड़ेंगे, आपको ट्रेन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ट्रक, बसें चाहिए मूवमेंट के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनमें एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और उसके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा। हम तो इंडिविजुअल्स हैं, हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हम ये ना करें, हम वो ना करें, और ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब हम लोग कर ही रहे हैं, ये नहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं। अब मेरे जैसे हैं जो कि कोर्ट भी जाते हैं, एनजीटी में भी जाके केस करते हैं, इधर उधर बहुत सारे सेमिनार, सिम्पोजियम वगैरह में भी हम लेक्चर देते रहे हैं। स्कूलों में बहुत दफ़ा गया हूँ मैं, जहाँ पे मैंने वहाँ जहाँ पे इस तरह की टॉक्स डिलीवर करी हैं। तो वो तो करना ही करने हैं, दैट इज वो एक अवेयरनेस जो हमें क्रिएट करनी है सारे देश के अंदर, खासकर कि युवा के अंदर और आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो वो तो करनी है, उसमें दो राय नहीं है। पर जो सबसे बड़ा काम करना है वो है हमारी जो पॉलिसीज़ बननी है, और उसके लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। और वो काम अगर नहीं होते हैं तो जिस समय हमारे जैसे लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं, क्योंकि यही एक तरह की हमारे यहाँ की एक प्रणाली बनी हुई है कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई किसी तरह की सरकार अपना काम नहीं कर रही है, तो उसका निदान क्या है? वो निदान ये है कि मैं जाके एक रिट पिटीशन फाइल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर। तो ये उनका काम बन जाता है कि भाई उसके बाद अब वो काम हो। और अब जैसे कोर्ट्स वगैरह भी हैं, ये बहुत ज़्यादा अब एक्टिव होती जा रही हैं इन मामलों में, और उसमें अब सज़ा भी सुनाई जा रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर हमें इस जलवायु परिवर्तन को, या जो जलवायु प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, अगर हमें उसको संभालना है, हमें उसको ठीक रखना है, तो एक तो हमें अपने जंगलों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी नदियों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने पहाड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो हमारी वेटलैंड्स हैं, जो कि हर गांव में एक दो वेटलैंड है, हर जगह पे आप जाइए 1, 2, 4, 5 किलोमीटर में आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी, एक वेटलैंड मिलेगी आपको। अगर हम बिल्कुल आपने इनको बहुत अच्छी बात कर कही सकते हैं आनंद आर्य जी की, और अगर इनका हमें पूरा अपने फायदा पर्यावरण उठा को सकते बचाना हैं, है तो तो हम पहाड़ों को भी बनाए रखना होगा, नदियों को भी बनाए रखना होगा और जंगलों को भी बनाए रखना होगा। और इसमें से कोई अगर एक खत्म होता है तो मान के चलिए कि प्रकृति असंतुलित होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुत जरूरी है, बचाना भी है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे आपसे लेना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में
अगर हम पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को उठाकर देख लें तो ऐसी ठंड और जो बारिश हो रही है इस वक्त, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, इजाफा देख रहे हैं या फिर कमी? देखिए, पिछले सालों से साल दर साल जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो गर्मी का हो या सर्दी का हो। बारिश होती नहीं है, होती है तो 1 घंटे में 40 से 50 मिलीमीटर होती है, जो ना किसानों के हित में होती है, ना हमारे बड़े शहरों के लिए होती है कि वहां जलभराव की समस्या आ जाती है और लोग 2-2 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ये दिक्कतें हैं, और टाइम भी चेंज हो रहा है। हमारे छोटे सारे जितने भी मौसम थे वो बदल रहे हैं। टेम्परेचर इतनी जल्दी गिरता है और बढ़ता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हम सुबह निकलते हैं, होता है ठंड है, और पता लगा 11 बजे के बाद इतनी गर्मी बढ़ गई कि 26 अभी हुआ है, परसों 26-27 तक टेम्परेचर उत्तर भारत में आ गए थे। बिल्कुल। सोई टेम्परेचर गिर के 10 डिग्री नीचे तापमान गिर गए। तो जब तापमानों में मिनिमम और मैक्सिमम में जितना गैप होगा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, और एक दिन में जितना टेम्परेचर गिरेगा या बढ़ेगा वो हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा नुकसान डालेगा। और न सिर्फ ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि हर एक फैक्टर, अगर हर एक दिशा में हम ये देखें, उसके लिए भी काफी खतरनाक ये साबित हो रहा है। फसलों को भी नुकसान हो रहा है, एकदम से गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, तभी नुकसान होता है, फसलें चौपट हो जाती हैं और किसानों की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आनंद आर्य जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उपासना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से इस चर्चा में बातों को रखा और समझाया बारीकी से कि जो हर छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो जनता को जागरूक कर सकते हैं, और ये समय है, संकेत है प्रकृति का कि संभल जाइए, नष्ट मत होने दीजिए। पहाड़ों को भी बचा के रखना है, नदियों को भी बचा कर रखना है, और इसी के साथ ही हमें जंगलों को भी बचा कर रखना है, और इन सब की पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी अलग अलग भूमिका है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।